चलिए एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम स्वागत है। अभी हम हिंदी साहित्य में जो आपका छंद वाला टॉपिक है, जिसमें जो निर्धारित छंद हैं, जैसे दोहा है, सोरठा है, मंदाक्रांत है, उन्हीं निर्धारित छंदों को पढ़ेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से पहले मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा, उसके बाद रिक्त स्थान के प्रश्न करवाऊंगा। और अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तो फिर आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बाद में मैं आपको इसी वीडियो में एक एक करके जितने भी सारे छंद हैं उनकी बेस्ट परिभाषा क्या है और उसको याद करने की ट्रिक क्या है वो समझाता हूँ। पहले कुछ प्रश्न देखेंगे। देखो, पहला प्रश्न आपके यहाँ पे सामने दिया हुआ है, आपको समझना है कि आपके एक्चुअली छंद से रिलेटेड प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के भी बनेंगे और रिक्त स्थान के भी बनेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है। दोहा एक छंद है, पहले तो आपको ये समझना है। और छंद क्या होता है मैं आपको बता दूं। छंद काव्य की वह मतलब एक काव्य पंक्ति होती है जिसमें यति होती है, गति होती है, मात्रा होती है, वर्ण होते हैं और तुक होता है। इन सभी का ध्यान रख करके जो काव्य रचना रची जाती है उसे हम छंद कहते हैं। तो इसमें देखो थोड़ा सा समझो। एक तो यति होती है, यति का मतलब होता है ठहराव, है ना, ठहराव या विराम। एक होती है गति, गति का मतलब होता है एक लय, है ना, पढ़ने में जो उतार चढ़ाव की स्पीड जिसे कह सकते हैं। एक होता है मात्रा और एक होता है वर्ण और एक होता है तुक। तुक अब समझो, मात्रा क्या होती है कि शब्द मात्रा से तय होता है कि छोटा है कि बड़ा है ना। वर्ण मात्रा से तय होता है। तो मात्राएं दो होती है, एक होती है सिंगल जो मात्रा होती है उसका ये सिंबल होता है और जो दीर्घ मात्रा होती है उसका ये सिंबल होता है। एक बार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा हुआ प्रश्न है। एक होते वर्ण होते हैं, मतलब स्वर और व्यंजन से मिलकर के जो अक्षर बनता है उसे हम वर्ण कहते हैं। और तुक होता है यानी पंक्ति के अंत में जो एक लय बनती है ना उसे तुक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में तो अपन 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में इस डिटेल इतना नहीं पढ़ना है। हम तो केवल जो आपके सिलेबस जो प्रश्न जिस टाइप से आते हैं केवल वो पढ़ने वाले हैं। तो दोहा एक क्या है, छंद है। इसमें निर्धारित इसका पैटर्न होता है और उस निर्धारित पैटर्न पर आपके अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो अभी प्रश्न ये पूछा है कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है। तो एक्चुअली इसमें 4 चरण होते हैं दोहे में। चरण का मतलब होता है पंक्ति। ये एक चरण यानी पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और ये चौथी पंक्ति। ये 4 चरण हुए। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी पंक्ति। मान लीजिए एक दोहा है जिसकी ये 4 चरण है, इसकी 4 पंक्तियां हैं। अब पूछा है कि पहले और तीसरे में, तो ये पहला और ये तीसरा, इसमें कितनी कितनी मात्रा होती है। तो दोहा छंद एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक का मतलब होता है कि जिसके पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, यानी सभी में एक समान नहीं होती है, तो वो विषम मात्रिक कहलाता है। अगर सभी में मात्राओं की संख्या समान हो तो वो सम मात्रिक छंद कहलाता है। तो इसके विषम मात्रिक है क्योंकि पहले और तीसरे में समान होती है। कितनी कितनी होती है, तो अभी आपको याद रखना है इसकी 13 मात्रा होती है। यानी इसमें भी 13 मात्रा होती है, इसमें भी 13 होती है, इसमें 11 होती है और इसमें भी 11 होती है। तो अगर प्रश्न में आता है कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है तो 11 आएगा। आए समझ में। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये जो है ना एक विषम मात्रिक छंद है। पहली बात तो ये ध्यान देखो, ये अर्ध सम मात्रिक कह सकते हैं इसे ना। ये दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, मतलब आधा सम आधा विषम। और इसमें 13 और 11 का क्रम रहता है, यानी पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं और दूसरी और चौथी में 11 मात्राएं। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा छंद दोहे का ठीक उल्टा होता है। तो दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और जो इसका उल्टा होता है सोरठा, इसका उल्टा होता है सोरठा छंद। इसमें पहले और तीसरे में होती है 11। इसमें कितनी होती है, पहले और तीसरे में 11, जबकि दोहा में होती है 13। ठीक है, तो दोहा जो है ना, दोहे में मात्राओं की संख्या होती है 13, 11, 13 और 11। यानी पहले में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11। तो सोरठा में क्या होता है, सोरठा में पहले 11 फिर 13 फिर 11 और फिर 13। तो इसका उल्टा हो गया बस। ठीक है, तो दोहे छंद का उल्टा होता है सोरठा छंद। आगे बढ़ेंगे, इसको समझना है आपको, ध्यान से समझ लेना। ये आपके डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्रा होती है। तो चौपाई जो छंद होती है ना, चौपाई, अब इसके 4 पांव होते हैं। तो एक
जो जैसे चारपाई होती है उसके 4 पाए होते हैं ना, तो चौपाई मतलब चारों के 4 × 4 कहेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखना, चौपाई छंद जो होता है उसमें कुल मात्राएं जो है वो कितनी होती है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, इसीलिए ये एक सममात्रिक छंद है। क्यों सममात्रिक है? क्योंकि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान है, कितनी है, 16-16 है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, तो चौपाई ध्यान रखना 16। अब देखो नेक्स्ट है चौथा, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है। ये छंद है, चौपाई छंद है, रोला छंद है, मंदाक्रांता छंद है, अभी आगे आएंगे, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो रोला में 4 चरण होते हैं, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। ये एक मात्रिक छंद है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, आपका सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि छंद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद, पहला होता है मात्रिक छंद, नाम याद रखना है, और मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं के आधार पर छंद की रचना की जाती है, और दूसरा होता है वर्णिक छंद जिसमें वर्णों के आधार पर छंद की रचना की जाती है। तो ये मात्रिक और वर्णिक। तो रोला जो है ना, ये एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्तियां होती है, प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्रा होती है, इसीलिए ये सममात्रिक छंद है। ओके, चलिए आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें यति भी पूछी जा सकती है, तो रोला में ध्यान रखना है 11-13 पे यति होती है। जैसे चौपाई है, तो चौपाई में भी नहीं, सोरठा है, सोरठा में भी 11-13 पे यति होती है, दोहा का उल्टा है, और दोहा में 13-11 पे यति होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, मंदाक्रांत किस प्रकार का छंद है, मात्रिक है, वर्णिक है, मुक्तक है। तो मंदाक्रांत जो है वो वर्णिक छंद है, क्योंकि इसमें वर्णों की गिनती की जाती है, मात्राओं की गिनती नहीं की जाती है। इसमें मात्रा नहीं बल्कि 17 वर्ण होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो मंदाक्रांत जो है, कई बार ये पूछा जा सकता है कि मंदाक्रांत छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि 17 वर्ण जो है वो होते हैं, ध्यान देना। वर्ण का मतलब अक्षर होते हैं, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे। तो 17 इसके फिक्स हैं, मंदाक्रांता में 17 होते हैं। चलिए, अब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कर लिए, अब हमें कुछ रिक्त स्थान के प्रश्न करते हैं। शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 17 होते हैं। जैसे मंदाक्रांत में 17 होते हैं, उसी तरीके से शिखरणी छंद होता है, इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। अब दोनों में 17 हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस होता है इनके गणों का। जो वर्णिक छंद होते हैं ना, वर्णिक, ध्यान देना, जो वर्णिक छंद होते हैं दोस्तों, इन वर्णिक छंदों में गण होते हैं, गण। अब ये प्रश्न आ सकता है कि गण किसे कहते हैं, तो 3 शब्दों के, आप 3 वर्णों के, ध्यान देना, अरे यार, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। लिखो, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं भाई, गण कहते हैं, ठीक है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब गण होते कितने हैं, तो 8 होते हैं, 8 गण होते हैं। इन 8 गणों को याद कैसे करें, तो इसका एक सूत्र है, वो सूत्र आपको याद रखना है, य मा ता रा ज भा न स ल गा। ये सूत्र आप याद रखो, तो आपके 8 गण आपको याद हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, 3-3 वर्ण होते हैं, हमने लिखा 3 वर्णों का समूह होता है, तो यहां से शुरू करो, 3 वर्ण आते हैं, वहां रुकना है, तो यहां आओगे। तो ये जो पहला गण हुआ ना, ये हमारा हुआ यमाता। उसके बाद दूसरा ऐसे करो, तो दूसरा हो गया मगण, मतलब य से यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, स से सगण। तो ये 8 गण हुए। ऐसे 8 गणों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें अच्छा, फिर इसमें क्या होता है ना, गण है ना, तो गणों का क्रम याद रखना होता है। वर्ण तो 17 है, मंदाक्रांता में भी 17 है, शिखरिणी में भी 17 है, लेकिन इसमें एक्चुअली जो गण है ना, गणों का क्रम भिन्न रहता है। तो इसमें जो है ना शिखरिणी, इसमें ये रहता है, इनके गणों का क्रम ये है, य म न स ल भ ग, ठीक है ना, ये होता है। चलो, अब इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा, कम समय में याद नहीं रहेगा, बट जितना रहता है उतना याद कर लो। एक बार प्रश्न देखते हैं, फिर मैं आपको एक एक चीज़ इसको बनाता हूँ। दोहा एक कैसा छंद है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें हमने देख लिया। बसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 14 वर्ण होते हैं। चौपाई छंद के अंत में 2 क्या होते हैं, 2 गुरु होते हैं। 2 गुरु का मतलब होता है मात्राएं जो है ना, मात्राएं, तो 2 बड़ी मात्राएं होती है, इसे 2 गुरु कहते हैं। ये 2 बड़ी मात्रा हो गई, इसे 2 गुरु कहते हैं। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, पंक्ति में कौन सा छंद है, तो भाई ये दोहा छंद है, क्योंकि इसमें मात्रा गिन लो, मात्रा गिनोगे तो आपको पता चल जाएगा। भाई देखो, हमने क्या किया है कि जो दोहा छंद है ना, उसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा होती है। हम यहाँ पे मात्राएं गिनेंगे, देखो कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं,
इसकी 2 मात्राएं है ना, 2 मात्राएं, ये इसकी भी 2 मात्राएं हैं। अब ऐसे नहीं गिनते हैं, इसकी मात्राओं को ऐसे लिखेंगे, ये 2, ये भी 2, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1 और ये 2। अब गिनो, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये पहले में हो गई 13 मात्राएं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी 11 मात्राएं। तो 13 और 11 ऐसे मात्राओं को गिन के आप लगा सकते हो कि ये 2 क्या है, तो ये दोहा है। ओके, ऐसे उदाहरण अगर मान लो कोई आ जाता है तो आप निकाल सकते हो। सोरठा छंद के पहले और तीसरे जो चरण में मात्राएं कितनी होती है, 11। ये दोहा का उल्टा है, आया समझ में, दोहा का उल्टा हो गया। नेक्स्ट, मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, ये वर्णिक छंद है, इसमें 15 वर्ण होते हैं। फिर इसमें गणों का क्रम ये रहता है, ध्यान देना है। नेक्स्ट देखो, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, पंक्ति में छंद कौन सा है, तो रोला छंद है। रोला छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में इसके 24-24 मात्रा होती है और 11-13 पर यति होती है। अगला क्वेश्चन देखो, रोला एक सममात्रिक छंद है क्योंकि प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, म भ न त त ग ग गणों का प्रयोग होता है, मंदाक्रांत में होता है। अब इतना बड़ा गण आपको याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको गण समझा देता हूँ। जैसे मान लो दोहा है, अब दोहा से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पहले तो ये आ सकते हैं, इसमें चरण कितने होते हैं, तो आपको ध्यान देना, इसमें 4 चरण होते हैं भाई। इसमें चरण कितने होते हैं, 4। देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो 4 चरण हो गए। इसमें वर्णों ये एक मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें मात्राओं की संख्या निर्धारित रहती है। तो इसमें 13 मात्राएं, इसमें भी 13, इसमें ये दूसरा है ना, इसमें 11 और इसमें भी 11। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। तो 11 13 13 11 13 11 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं और अंत में गुरु लघु होता है। अंत में गुरु लघु होता है। अंत में गुरु का मतलब होता है 2 मात्राएं और 1 मात्राएं, 2 मात्राएं और 1 मात्राएं, ऐसे अंत में गुरु लघु होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट, ये आपका हो गया भाई। अब सोरठा दोहे का ठीक विपरीत है, अभी हमने किया था ये दोहे का। इसमें 11 13 11 13 होती है। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चौपाई है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौपाई हो गया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, इसलिए सममात्रिक छंद है। अंत में 2 गुरु होते हैं, अंत में 2 गुरु, प्रत्येक में देखो ये 2 ये 2 मात्रा है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, सब में 2 2 होते हैं। तो अंत में ये इसकी विशेषता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जैसे मान लो सोरठा है, जैसे मान लो चौपाई है, चौपाई में कितने पद होते हैं, मान लो एक प्रश्न बन गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न आ सकता है कि इसके अंत में क्या आता है, तो अंत में दो गुरु आते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोला एक सममात्रिक छंद है क्योंकि प्रत्येक छंद में 24 मात्रा होती है, 11 13 पे यति होती है। कई बार ये प्रश्न भी आ सकता है कि इस छंद में यति कितने पे होती है, कोई भी छंद मान लो आ गया, तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। या फिर कोई उदाहरण आ गया कि ये कौन सा छंद है, तो वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मंदाक्रांता, इसमें 17 वर्ण होते हैं। सीखरिणी में भी 17 होते हैं, मंदाक्रांता में भी 17 होते हैं, सीखरिणी में भी 17 होते हैं, खाली गणों का क्रम अलग अलग रहता है। ठीक है, उसके बाद बसंत तिलका, इसमें 14 वर्ण होते हैं। अब आपको ज़्यादा याद नहीं रहेगा, जितना याद रहता है, जो मैंने प्रश्न कुछ करवा दिए हैं वो प्रश्न आप तैयार कर लो। और अब मैं नेक्स्ट आपका ले आऊँगा अलंकार वाली क्लास लेके आता हूँ, बहुत ही शानदार क्लास लेके आऊँगा अलंकार को। थोड़ा सा डिटेल में जब हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो सारी चीज़ें याद होती है। एग्जाम से पहले बहुत शॉर्ट में फिर इतना क्लियरली हम नहीं पढ़ पाते हैं, बट फिर भी मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।